Okay, so welcome everyone to the sample paper discussion of this session basically. Now this session as we all know कि बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें दो टर्म में एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 का सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है और ये जो सैम्पल पेपर है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, मींस मैथ्स और साइंस, ठीक है, स्पेशली। अब इसमें जो डिस्कशन होगा दैट कुड बी इन वन गो और दैट कुड बी इन डिफरेंट पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन मींस कि किस हिसाब से डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, आप लोग कितना जल्दी समझ पा रहे हैं। ओके, सो हम लोग का मैं और स्टूडेंट्स को बताता चलूं क्योंकि जाहिर सी बात है सैम्पल पेपर डिस्कशन लाइव होने के बाद फिर रिकॉर्डिंग पब्लिक हो जाती है, ठीक है। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव सेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस की अपनी एक एडवांटेज है, ठीक है, और हम लिमिटेड स्टूडेंट्स अपने प्रो बैच में लेते हैं, सिर्फ गिने चुने बच्चे होते हैं और वो लाइव अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को, बहुत ही इंटरैक्टिव क्लासेस होती है उसको हम कंडक्ट कराते हैं। और अब हम लोग का ऐप भी लॉन्च हो गया है, एटलीस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि लाइव हो गया है, बट अभी कंटेंट और ये सारी चीजें उसमें अपलोड हो रही हैं, तो बहुत जल्दी जो है प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल हो जाएगा, iOS पे भी अवेलेबल होगा, लेकिन वहां पे आपको क्लास प्लस का जो है लाइट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारा जो ORG ऑर्गेनाइजेशन कोड है उसमें जब आप एंटर करेंगे तो iOS में भी अजीजिया ट्यूचिंग का ऐप आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टोर सेक्शन में आपको मींस कंटेंट मटेरियल मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिलेंगे। और ये जो हमारा प्रो बैच होता है दिस इज डिफरेंट, तो हमारे ऐप में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि बेसिक, एडवांस और प्रो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और प्रो में हम बेसिकली सारे फीचर्स को ऐड करते हैं इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस। ओके, तो जस्ट यू कैन डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है आप फॉलो कर सकते हैं ताकि वो अपडेट मिल जाए जैसे ही हमारा ऐप लाइव होगा प्ले स्टोर पे, ताकि आप डाउनलोड कर सकें, फ्री मटेरियल्स को मींस एक्सेस कर सकें और हमारे हाईली इंटरैक्टिव क्लासेस जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। देखिए ये जो अभी स्टूडेंट हैं जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं ये इंटरैक्ट करेंगे, सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे भी, और हमारी पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि हम कैसे इंटरैक्शन के साथ क्लासेस को रन कर सकते हैं, करते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सेशन है तो उसमें हम अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को रख दें, ठीक है। हाँ, बहुत जल्दी हम ये भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशंस जो है लोगों को हो तो हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेशंस रखेंगे जो YouTube के लिए खास होगा, इस चैनल के लिए खास होगा, जिसमें अनलिमिटेड स्टूडेंट्स जुड़े और वो उसका फायदा उठा सके, बट दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रो कोर्स एंड बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स, ठीक है। तो चलिए सैंपल पेपर डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जो सैंपल पेपर होता है ना जो सीबीएसई लॉन्च करता है, ठीक है, वो सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट्स में और भी सैंपल पेपर अवेलेबल होते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करता हूं सबसे पहले उस सैंपल पेपर को बच्चे जरूर देखें, जरूर सॉल्व करें। और सैंपल पेपर अगर मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जितनी देर का पेपर है, जो सैंपल पेपर में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इतने टाइम का है, इतने क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत अच्छे से देखें ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं उन सारी चीजों के लिए। मींस उन क्वेश्चंस को, उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भाई मैथ में इतने क्वेश्चंस आने, साइंस में इतने आने, इंग्लिश में इतने आने, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो ये सैंपल पेपर इसीलिए आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको एक आदत हो जाए और आप जान सके कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पुट अप कर सकता है। देखिए क्वेश्चंस जो सीबीएसई पुट अप करता है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल भी होता है और साथ साथ मींस ट्रिकी भी होता है और इनडायरेक्ट भी पूछता है। जैसे
कभी कभी मींस जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी पुट अप करता है। तो हर तरह का मटेरियल आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में मिलता है और वो अंदाजा इन सैंपल पेपर से मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले सेशन में टर्म 1 नहीं था, टर्म 2 नहीं था, उसके पिछले सेशन में नहीं था, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, उन सैंपल पेपर्स को नहीं, बिल्कुल सॉल्व कीजिए अपनी क्वेश्चंस के लिए, अपने असेसमेंट के लिए, अपने नॉलेज के लिए सॉल्व कीजिए। और हम लोग तो वैसे ही टेस्ट कंडक्ट कराते रहते हैं और जो है इस टाइप की चीजें आगे कंडक्ट होती रहेंगी और बेसिकली हमें एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, मींस कैसे हमें क्या सॉल्व करना है, किन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारा अंदाजा हमें मिलता है। ठीक है, तो देखो जो आपकी एनसीईआरटी है और जो भी रेफरेंस बुक है, मींस ज्यादातर तो लखमीत सिंह मंजीत कौर को ही ज्यादातर स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स में करा जाता है। ठीक है, साइंस में अगर लें और एनसीईआरटी के साथ मैथ के लिए आर एस अग्रवाल मोस्टली लेते हैं, लेकिन आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर मान ली कि टर्म 1 की हम बात करें तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो बेटा एमसीक्यू बेस्ड है तो एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो है, जो आपका थ्योरी है, उसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप पढ़ें। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके मैथमेटिक्स में बीच बीच में मैथमेटिशियन के बारे में देता है, उसकी जो थ्योरी है, ठीक है, उसको बहुत डीपली पढ़ें। डीपली मतलब कोई भी लाइन छोड़े नहीं, उसके बाद एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। जाहिर सी बात है एमसीक्यू है तो आपको सॉल्व सोल्यूशन करके नहीं दिखाना है, आपको फाइनल आंसर पे पहुंचना है और उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें साइंस में भी ऐसे ही जो पॉइंट्स हैं, जो आप एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जो भी एनसीईआरटी में चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पेशल बॉक्सेस हो, ऑरेंज ऑरेंज कलर में होता है, ठीक है, वो सारी चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में यानी इस टर्म में हमें हर एक टॉपिक को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जब हम थ्योरी को पढ़ें, जब हम तैयार करें, क्योंकि हमें टर्म 1 में बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखना है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्चुअल चीजों पे क्वेश्चन पूछेगा और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सीबीएसई में, तो इसीलिए सब एक्साइटेड भी हैं, कुछ लोग को डर भी लग रहा है। डरने की बात नहीं है, आप थ्योरी स्ट्रांगली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो फिर वो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, वो चीजें आपको समझ में आएंगी और जब इन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो कहोगे अच्छा ठीक है, हाँ देखो ये इस रिएक्शन से लिया गया है। ठीक है, जैसे हम साइंस की बेसिकली इसमें बात करेंगे, ये इस एक्टिविटी का पार्ट है, ये इस टॉपिक से लिया गया है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्योंकि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, और वन लाइन नोट्स जो होते हैं, मींस वो जरूर बनाए अगर कहीं अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है अपने स्टडी मटेरियल सेक्शन में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर्म में, हर चैप्टर का पॉइंट्स टू रिमेंबर, एडवांस नोट्स हैं नीट आईआईटी लेवल के, ठीक है, ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हैं, बेसिक नोट्स भी हैं, तो उन नोट्स से आपको बहुत फायदा हो जाएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा हमारे ऐप में वो सारा कंटेंट अपलोड हो जाए और आप लोग फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने चाहिए, बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, लेट मी टेक द मार्कर। मैंने आंसर स्कीम भी यहां पे रखी हुई। पिछली बार क्या हुआ था, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में जो है वो गलत मार्क किया हुआ था। ठीक है, मतलब वो चीजें थी, तो इसलिए मैंने आंसर भी साइड में है कि अगर मान ली इस टाइप की चीज डिस्कशन के दौरान, क्योंकि एकदम ये लाइव डिस्कशन है, दिस इज अ लाइव डिस्कशन, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ये सारी चीजें जो भी है ऑन द स्पॉट है, लाइव है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, स्टार्ट करें। अब देखो यहां पे सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय टीम ऑफ टीचर्स एट माय सीबीएसई गाइड। ओके, ये मैंने वही ओपन किया है ना, वेट अ सेकेंड, जो सीबीएसई की तरफ से। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। वेट अ सेकेंड,
एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करता हूं। ओके, तो अब यहां पे कह रहा है कि जो आपके साइंस का पेपर होगा दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, ठीक है। इट विल कंटेन व्हाट 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। सब में 24-24 क्वेश्चन होंगे, सी वाले में जो है वो 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 24 में से 20 इसमें अटेम्प्ट करना है, 20 इसमें और 10 इसमें, यानी टोटल साइंस में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, इन 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबका मार्क्स इक्वल होगा, कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो साइंस में 50 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि कोई भी आप 20 क्वेश्चन करोगे, जो फर्स्ट 20 होगा वो इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट एट 20। तो अगर आप 20 कर देते हो, उसके बाद 21वां 22वां भी कर देते हैं, तो भी जो है वो क्या होगा, that will be means first 20 will be evaluated from that section, okay। तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नाउ रीमा took 5 ml of lead nitrate, that is PbNO3, ठीक है, in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide, ठीक है। तो PbNO3 एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, याद करो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, याद आ रहा है, जहां पे लेड नाइट्रेट प्लस KI और लेड आयोडाइड बना था, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, सोल्यूशन जो है वो रेड हो गया कि येलो प्रेसिपिटेट मिला। अब देखो सोल्यूशन रेड हो गया तो सोल्यूशन तो नहीं बना था, वहां तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ था। प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, मींस दैट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो सोल्यूशन वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, नो, ऐसी कोई बात हमने पढ़ी नहीं थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आती है बात प्रेसिपिटेट की, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ था। अब वहां पे हमने देखा था कि कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना था, दैट इज येलो कलर, और वो किसका था, दैट इज लेड आयोडाइड, जो PbI2 बना था। तो देखो वो जो केमिकल रिएक्शन हमने एग्जांपल में पढ़ा है दैट इज आल्सो गिवन इन योर बुक्स, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिला। तो देखो केमिकल रिएक्शंस को कैसे टच कर रहे हैं। कमिंग टू द सेकेंड वन, आइडेंटिफाई गैस ए। अब देखो पूरा डायग्राम बना हुआ है, और यहां पे जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि डायग्राम दे सकते हैं, वहां से मिसिंग पार्ट कर सकते हैं, और आपको कहना होगा कि भाई ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डायग्राम्स पे बहुत फोकस करें, डायग्राम्स पे, ठीक है। जो डायग्राम है उसकी जो लेबलिंग है उन सारी चीजों पे बहुत फोकस करें, उसको तैयार करें, क्योंकि एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर कह रहा है कि आइडेंटिफाई गैस ए, तो पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज दिस, मींस ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि यहां पे जिंक ग्रेन्यूल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है, तो यहां पे जिंक सल्फेट बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जाहिर सी बात है यहां जो बबल गैस ए का बन रहा है, और यहां पे पॉप साउंड जिसमें बबल में गैस ए है, वो क्या होगा, दैट विल बी हाइड्रोजन। कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। मेटल, एक मेटल है और उसको एक डाइल्यूट HCl मिलता है, ठीक है। तो इट मेक्स वॉक मेटल सॉल्ट एंड अ गैस, वही चीज जो ऊपर केमिकल रिएक्शन जो है आपको दिखाया गया डायग्राम के फॉर्म में, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया गया, ठीक है, कि मेटल reacting with dilute HCl,
Okay, and that is giving you metal salt plus gas. वो गैस कौन सी होती है? दैट इज हाइड्रोजन, दैट वी नो. तो कहते विच ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? इनमें से कौन सा दो कॉम्बिनेशन करेक्ट है? तो दो कॉम्बिनेशन जो करेक्ट है पहले देखते हैं. कॉपर मेटल गैस विल बी इवॉल्व. अब देखो यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज को भी इंक्लूड किया गया कॉन्सेप्ट में. तो कॉपर जो होता है अगर आप देखो, ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है. तो इसका मतलब कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो कॉपर जो है HCl से हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा. तो यहां पे गैस इवॉल्व होगा नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा. इसका मतलब फर्स्ट गलत है. तो जब फर्स्ट गलत है तो ये फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन से ये दोनों गलत है. पॉइंट समझ में आया? देखो कैसे हम एलिमिनेट करते हैं. जल्दी से जल्दी करने की मतलब जल्दी में गलत नहीं करना है, लेकिन स्मार्टली वर्क करना है ताकि हमारा टाइम डबल ना लगे. पॉइंट समझ में आया? तो फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि कॉपर से एसिड का रिएक्शन ही नहीं होता. तो जो फर्स्ट के कॉम्बिनेशन वाले हैं वो उनको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, पहले ही 50-50 कर दिया. फिर उसके बाद जो ये बचे हैं तो इसमें कॉमन क्या है? देखो सेकंड. देखो कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने बहुत से कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, तो इस तरीके से अपने टाइम को सेव किया जाता है. अब देखो यहां पे कॉमन क्या है? सेकंड. तो जस्ट फोकस ऑन सेकंड. अगर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, तो वो दोनों के साथ जाएगा. पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो सेकंड तो करेक्ट होगा ही होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेट हो चुका है. तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट ही होगा. यस और नो? क्योंकि सेकंड दोनों के साथ, अगर सेकंड गलत हो गया तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा ना. तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट है कि आयरन जब रिएक्ट करेगा तो यस सेकंड वाला सही है. लेकिन अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की. थर्ड और फोर्थ में से कौन सा है? तो देखो यहां पे दिया हुआ है मैग्नीशियम और यहां पे दिया है जिंक. अब गौर से देखो यहां पे बोल रहा है करेक्ट. तो मैग्नीशियम जो है ऊपर रहता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर, तो वो तो रिएक्ट करेगा. लेकिन यहां पे लिख रहा है कि गैस इवॉल्व नहीं होगी. तो ऐसा तो नहीं होगा कि गैस तो इवॉल्व होगी क्योंकि मैग्नीशियम, यस. तो इसका मतलब ये भी गलत है. तो करेक्ट कौन सा है? फोर्थ. तो सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट है. डी विल बी द आंसर, नॉट फोर्थ. ठीक है, दैट इज डी. मतलब हाँ, ओके, समझ गया समझ गया समझ गया. गॉट योर पॉइंट. ठीक है, तो इस चीज को समझते जाइए. देखो सैंपल पेपर डिस्कशन का मतलब ये भी यही होता है कि आप ये अंदाजा लगाओ कि मैं जो बता रहा हूं किस तरीके से किस क्वेश्चन को हमें टैकल करना है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो सिंपल, यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें जज करनी है. ठीक है, तो अब यहां पे Fe दिया हुआ है, यहां पे Fe3 दिया हुआ है. पहला ही गलत हो गया क्योंकि आयरन का एटम ही बैलेंस नहीं. पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब सेकंड पे आओ तो 3 आयरन, यहां पे 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, यहां पे 8 हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन, यहां पे 4 ऑक्सीजन. 100% ये करेक्ट है. सी और डी पे जाने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, तो फोर्थ का भी करेक्ट है क्योंकि हमें यहां सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को देखना है कि आयरन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन, और ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. अगर कंफ्यूजन हो तो आप चाहे तो यहां पे लिख लो. ठीक है, जैसे लिखा जाता है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो आयरन यहां पे 3, प्रोडक्ट साइड में 3, हाइड्रोजन यहां पे 8, इधर भी यहां पे कितना हो गया 8. अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कहां पे बेटा? हाँ, गुड क्वेश्चन. देखो यहां पे ये जो आयरन जब रिएक्ट करता है ना, जब मेटल नॉन मेटल हम पढ़ेंगे, तो आयरन बेसिकली स्टीम से रिएक्ट करता है. आयरन नॉर्मल वाटर से नहीं. तब जाके वो ये फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. तो जब हम रिएक्शन कराते हैं आयरन का, क्योंकि उसके रिएक्टिविटी इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स कम होता है, तो जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी उतनी ही उनको रिएक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ेगी. तो आयरन को रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? स्टीम. तो व्हाट इज स्टीम? बेसिकली H2O इन वेपर फॉर्म. That's why it is given gas. Good question. ठीक है, that's why it is given gas. चलो यहां से ये क्लियर हो गया. कोई डाउट अभी तक किसी को?
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इत्तेफाक से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब टॉपिक। अब देखो जो हमने पढ़ा अभी तक, क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को जो हमारे सामने आ रहे हैं? यस और नो? ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ नया? ठीक है, तो आप देखो यहां पे क्या किया, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali। यानी एसिड जो है और बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाहिर सी बात है एसिड और बेस जब यूज करें तो देयर मस्ट बी H प्लस और OH माइनस आयन जो रिलीज हो वो इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन जब एसिड आप ज्यादा मिला रहे हो, बेस कम है, ठीक है, तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस। यहां पे pH में चेंज दिखाई जा रहा है, मींस ये है वॉल्यूम ऑफ एसिड, यानी एसिड एक्स एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ एसिड, यानी आप एसिड का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और वाई एक्सिस पे क्या है? pH के रेंज फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि जैसे एक बेस है जिसका pH 14 है, लेकिन अब जब इसमें एसिड आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हो तो pH कम होता चला जा रहा है, और pH कम होता चला जा रहा है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्या शो कर रहा है? जीरो वॉल्यूम ऑफ एसिड, और यहां पे क्या शो कर रहा है? बेस। यानी अभी आपने सिर्फ बेस लिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के लिए, मींस एक बीकर लिया है, उसमें आपने क्या रखा है? बेस, फॉर एग्जाम्पल NaOH। पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। अब आप धीरे धीरे इसमें एसिड मिक्स कर रहे हो, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए। तो जब शुरू में जब आपने एसिड मिक्स ही नहीं किया तो उस बेस का pH तो 14 रहेगा। यस और नो? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड मिक्स करोगे ना, ऐसा तो नहीं है 100 ml इधर लिया 100 ml लिया दोनों मिला दिया। भाई आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, धीरे धीरे उसमें एसिड ऐड करेंगे, जैसे यहां क्वेश्चन में कह रहा है। तो शुरू में बेस का pH 14, मतलब जब वो सोल्यूशन बनेगा तो उसका क्या? दैट इज 14। अब धीरे धीरे जब आप एसिड ऐड करते रहोगे तो अब बेसिसिटी कम होती चली जा रही है, एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है। देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, pH कम हो रहा है, और सी पॉइंट पे आके वो क्या हो रहा है? सी पॉइंट यहां पे दे रहा है, मींस थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन से कम है, और इस पॉइंट पे आके वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज मतलब इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। अब इसके बाद और एसिड आप ऐड करते चले जा रहे हो तो बेस तो कम पड़ जाएगा ना, लेकिन एसिड कम ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा फाइनली? मींस H प्लस आयन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, H प्लस आयन बढ़ता चला जाएगा, H प्लस आयन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये ग्राफ यहां क्यों गया? ये तो 0 पे चले जाना चाहिए था ना। ग्राफ ऐसे क्यों हो गया? यहां आके स्ट्रेट हो गया, मतलब अब कोई चेंज नहीं, pH यहां पे आके कांस्टेंट हो गया, दैट इज अबाउट 1 मान लेते हैं। तो यहां पे आके कांस्टेंट क्यों हो गया pH? ये तो 0 पे चले जाना चाहिए था ना। हम एसिड मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे जब आए तो देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? ग्राफ यहां पे कांस्टेंट हो गया ना, यानी एसिड pH कम होता गया, कम होता गया, अब इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया। यानी आप एसिड, इससे क्या पता चल रहा है? आप एसिड बढ़ाते जा रहे हो लेकिन pH तो सेम है ना। इस पॉइंट पे भी देखो pH सेम है, इस पॉइंट पे भी देखो pH सेम है। पॉइंट समझ में आया क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस, आप एसिड तो मिलाते जा रहे हो लेकिन जो एल्कली का OH माइनस आयन है वो 0 थोड़ी हुआ है। पॉइंट समझ में आया? pH 0 का मतलब क्या हो गया? pH 0 का मतलब क्या हो गया? ओनली H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो एल्कली है इसका OH माइनस आयन 0 थोड़ी हो गया है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है,
अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड्स एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, यानी एसिड भी प्रेजेंट हो और साथ साथ सॉल्ट भी प्रेजेंट हो। यानी एरिया, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ। यानी एसिड भी हो, अब एसिड का वॉल्यूम यहां पे देखो क्या है, हाई, और जितना बेस था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो क्या बना लिया उसने, सॉल्ट। तो ये डी पोर्शन होगा ना, जहां पे एसिड और सॉल्ट जो है दोनों मौजूद रहेगा उस मूवमेंट पे। पॉइंट समझ में आया। सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहां पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। पॉइंट समझ में आया। क्योंकि पीएच 7 है। वॉइस कट रही है बेटा, एक बार रिजॉइन कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 7 pH वाला पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो चुका है। मतलब इस पॉइंट पे सिर्फ क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इससे पहले क्या होगा, एसिड भी होगा। पॉइंट को समझिएगा, बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है, एसिड अभी कम है, एसिड कम है, बेस ज्यादा है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, बेस प्लस सॉल्ट। देखो इससे पहले मान लो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, और यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स हैं बेस के। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहां पे अभी क्या है, इसमें एसिड अभी धीरे धीरे आप डाल रहे हो, तो एसिड कम है, बेस ज्यादा है। यस और नो, ठीक है। तो ये जो 3 एसिड है, ये 3 बेस के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस रीजन में हमें क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट, और जो बचा हुआ बेस का मॉलिक्यूल है वो, यानी यहां पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस बेस। पॉइंट समझ में आया। 7 से ऊपर एसिड नहीं होगा, क्योंकि एसिड के मॉलिक्यूल तो न्यूट्रलाइज हो गए ना। जब हम 7 पे आएंगे तो ना यहां पे आपको एसिड मिलेगा, ना यहां पे बेस मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जब इससे आगे बढ़ेंगे और एसिड आप ऐड कर रहे हो, तो बेस तो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया ना यहां पे। इस पॉइंट पे सारा का सारा बेस न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब जब एसिड और आप पोर करोगे, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एसिड प्लस सॉल्ट। इज दैट क्लियर। क्योंकि बेस तो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया। आई थिंक अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इस क्वेश्चन की डेप्थ का अंदाजा लगा रहे हो। ये सीबीएसई की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आपको चेक कर रहा है कि आपका न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। 3 एसिड और 4 बेस के मॉलिक्यूल है, तो 3 एसिड 3 को न्यूट्रलाइज करेगा, यहां पे एक बेस खाली रह गया, तो इस मूवमेंट पे सॉल्ट प्लस बेस ही अवेलेबल होगा उस सॉल्यूशन में। वाटर तो हो गई, क्योंकि सॉल्ट एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब इससे अंदाजा मिल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब ये मेटल नॉन मेटल का है, हम नेक्स्ट जब वो टॉपिक कवर होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे से बच्चे जब टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उनको नहीं समझ में आएगा।
अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 मैं समझा ये मेटल नॉन मेटल से। वेट अ सेकेंड, आज कोई फेस्टिवल है? आज कोई फेस्टिवल है? ओके ठीक है, तो कह रहे इन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मींस आयरन इज रिएक्टिंग विद copper sulfate and we know that iron is more reactive than copper, we get what copper and iron sulfate, ये हमने डेमो भी क्लास में देखा था। ठीक है, नहीं साउथ का एक फेस्टिवल है कोई, तो मैसेज आया था, आई थिंक दैट इज मिच्छामी दुक्कदम करके है। ठीक है, which option in the given table correctly represents the substance oxidized, देखो आ गया ना, and the reducing agent। ठीक है, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस होगा, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है वो हम किधर देखते हैं, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? यस, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखो इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, which option in the given table correctly represents the substance oxidized and the reducing agent? तो अगर ऑप्शन में प्रोडक्ट साइड दिया जैसे मैंने आपको बताया था तो वो तो गलत है, यानी कॉपर व सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो है आयरन सल्फेट नहीं होगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे आयरन सल्फेट को बोल रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आयरन सल्फेट को बोल रहा है, तो आयरन सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है,
कॉपर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, तो ये प्रोडक्ट साइड में, ये भी प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब बी और सी नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, और जाहिर सी बात है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहां पे देखो, पॉइंट को समझो, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि जब वो रिड्यूस करेगा दूसरे को तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज होगी या एक ही चीज के बारे में बात हो रही है? जल्दी बताओ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक ही चीज के बारे में, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो ये जो दो अलग अलग दिया हुआ है, ये दो अलग अलग की बात नहीं कर रहा, वो एक ही की बात कर रहा है। तो यहां पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों सेम है, और वो है ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना घुमा फिरा के, लेकिन इतना सिंपल सा क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आया? और ऐसे देखो ना, आयरन है, किस में चेंज हो रहा है, सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट में, यानी ये जो सल्फेट आयन है ये पूरा का पूरा निकल के आयरन से जुड़ गया। तो आयरन ने सल्फेट आयन को निकाला और अपने साथ जोड़ लिया, तो उसने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, रिड्यूस, तो वो आयरन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और अगर आयरन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो आयरन ही खुद ऑक्सीडाइज हुआ। दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। देखो आ गया एक्टिविटी वाला। तो बताओ ये क्या होगा, व्हाट इट विल बी। डिस्प्लेसमेंट चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हालांकि ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ऊपर वाला देखो, अभी जो हमने पढ़ा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी है। समझ में आ रहा है? तो कॉपर जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, दिस वन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नो, डिकम्पोजिशन टूट कहां रहा है, A is not giving B plus C. No. Combination, yes, A plus B is giving C. So combination reaction. And double displacement reaction, no. क्योंकि यहां पे दो सॉल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Which of the given options correctly represent the parent acid and the base of calcium carbonate? अब देखो आ गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, और मैंने उस वक्त भी तो बताया था रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही। और ये कॉम्बिनेशन, ऐसा थोड़ी एक रिएक्शन अगर एक टाइप है तो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, पेरेंट एसिड मतलब, अब यहां पे NaCl प्लस वाटर बनता है, तो पेरेंट एसिड क्या होता है, HCl, और पेरेंट बेस क्या होता है, NaOH।
यही होता है। मतलब ये इसी से तो आया है निकल के। मींस अगर पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। अगर पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन एसिडिक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। और अगर पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक है तो इसका मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट की जगह क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पे क्या है? Ca2+ और यहां पे क्या है? CO3 2-। तो कह रहा है इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन सा होगा? तो ये बताओ, HCl और NaOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये NaCl देता है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। यहां पे देखो फॉस्फेट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बना, फॉस्फोरस का इन्वॉल्वमेंट ही का है। दूसरा यहां पे H2SO4 है और कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट खुद सॉल्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कैल्शियम सल्फेट खुद सॉल्ट है। हमें क्या चाहिए? एसिड और बेस। ये डी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है। पॉइंट समझ में आया? यस, गॉट द पॉइंट बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। और क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहां पे कार्बोनिक एसिड यानी कि वीक एसिड की बात हो रही है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ वीक बेस। ठीक है, सो दैट विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये बी तो होगा, लेकिन ये 3 क्यों नहीं होगा? पॉइंट को समझो। एमसीक्यू जब भी हम रेडी करते हैं तो एक ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बाकी तीनों क्यों नहीं है, इसको भी आपको तैयार करना है। इससे आपके 4 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? बी तो है, लेकिन बाकी 3 क्यों नहीं है, इस पे भी फोकस किया जाता है। तो रिवीजन के वक्त ये सब ध्यान दीजिएगा, या कहीं से भी आप और एक्स्ट्रा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट, बट याद रखिए कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उन्हीं से कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं किस किस लेवल के क्वेश्चन आते ही रहते हैं सामने, जो कोर्स का पार्ट भी नहीं है उसका भी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड? अब देखो, एसिड और बेस यानी सॉरी एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि हम वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? तो बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड, नो, बाय एडिंग वाटर टू एसिड, नो, बाय एडिंग बेस टू एसिड, बेस तो है ही नहीं क्योंकि यहां पे एसिड की बात हो रही है, तो ये तो हो गई नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए। बी और सी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पहले ही वाटर टू एसिड बोल रहा है, तो ये तो करना ही नहीं है, ऐसे ही पहले ही धमाका हो जाएगा। तो बात तो कांस्टेंट स्टरिंग के लिए और बेस मिलाने के लिए तो बचेंगे ही नहीं। मतलब बचने का मतलब ये नहीं कि डिपेंड कि एसिड कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए। यहां तक कोई डाउट? अच्छा ये बताइए, इससे पहले कितने बच्चे थे जिन्होंने इसके एमसीक्यूज को सॉल्व किया था? ऑनेस्टली बताना। मतलब मैं कोई डांटने वाटने वाला नहीं हूं, लेकिन मतलब देखा था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, टॉपिक ये पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं। ओके पीयूष, गुड। नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब से करना है। ठीक है, अच्छा जिन्होंने किया, जैसे पीयूष ने किया, पीयूष ये बेटा बताओ, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, डू यू फाइंड, ऑनेस्ट रिप्लाई, ऑनेस्ट रिप्लाई, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दिस सैंपल पेपर डिस्कशन? खुद से पढ़ना,
और एक डिस्कस करना एक टीचर की प्रेजेंस में, दोनों में फर्क क्या है मींस दैट यू आई वांट टू नो, बहुत डिफरेंस है। मैं इसीलिए इसको पब्लिक, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होगा ना, रिकॉर्डेड, तो वो जो बच्चे जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो, उनको इस डिस्कशन का मतलब समझ में आएगा, डाउट सेशन का मतलब समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। वो बात अलग है, रिकॉर्डेड में बाद में देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड और लाइव में जमीन आसमान का फर्क होता है। लाइव में हम इंस्टेंट क्लियर हो गए, उसी वक्त क्लियर हो गए। अब पता चला कि हमें टाइम मिला, मैंने 10 दिन बाद इस वीडियो को देखा, 1 महीने के बाद इस वीडियो को देखा, टालते रहे, तो ये बताओ जो इसमें डिस्कस किया गया 1 महीने का 10 दिन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तब इस लॉस को कौन मेकअप करेगा? इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, कोशिश करो कहीं भी हो, और इसीलिए मैंने लाइव क्लासेस हाइब्रिड को इसीलिए मैं प्रमोट कर रहा हूं। ऑफलाइन तो है ही और ऑनलाइन, क्यों? ताकि जो है आप कहीं भी हो, कम से कम क्लास को अटेंड कर लो, क्लास को अटेंड कर लो कि हाँ ये 1 घंटा है, चलो ओके। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसी चीज को मैं सामने लाना चाह रहा हूं कि कितना डिफरेंस है। बहुत सारे होते हैं चैनल, होते हैं इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े होते हैं, आप जाते हैं, मैं ही नहीं कह रहा, आप जाओ देखो, लेकिन रिकॉर्डेड में और लाइव में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए लाइव डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेव योर टाइम एंड इट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ऑन द टाइम। हाँ ये बात है, मैं सैंपल पेपर डिस्कशन ही लेट स्टार्ट करूं, टाइम निकल जाए, एकदम लास्ट मोमेंट पे करूं, तो उस टीचर उस फैकल्टी की बिल्कुल गलती है। लेकिन टाइम से अगर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं ना, मतलब अगर मैं यहां पे हूं, मैं अकेले ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो पूरा ऑर्गेनाइज होता है, अब क्या स्टार्ट करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। टाइम से एक एक चीज स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इतना टॉपिक कवर हो चुका है कि हम सैंपल पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। कि एक तरफ डिस्कशन होता रहेगा, सैंपल पेपर से भी आइडिया मिलता रहेगा, एक तरफ हम अपना टर्म 1 का कोर्स कंप्लीट करके टर्म 2 स्टार्ट कर देंगे, जो आपको कंफ्यूजन होगा डाउट सेशन में क्लियर करते रहेंगे। वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग विल बी देयर, बैठ के रिवाइज करो। तो अगर टाइम से चलोगे तभी तो स्कोर करोगे, वरना कैसे स्कोर कर पाओगे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आंख बंद करके, सर ने सैंपल पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब 100% अब जो भी मैं पढ़ूं सैंपल पेपर डिस्कशन साइड में रख के, या फिर टॉपिक कवर हो तो मुझे देख के अब आगे जितना टाइम बचा है वो करते रहना है, चाहे वो हिंदी हो, एसएसटी हो, कुछ हो। टॉपिक कवर हुआ, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, टॉपिक कवर हुआ, सैंपल, और जब सब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर 90 मिनट्स रख के एक सैंपल पेपर घड़ी से सॉल्व करो फिर, ठीक है? एंड आई विल प्रोवाइड यू द एमसी, वो ओएमआर शीट जो होती है मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, एक सैंपल शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग घर पे बैठ के अपना जो है उसको प्रैक्टिस कर लें, टाइम से, घड़ी से, एकदम 90 मिनट्स। यहां देखो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो यहां पे अगर आप 1 घंटे में कर पा रहे हो तो याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा प्रेशर होता है। अगर 1 घंटे में कर पा रहे हो तो समझ लो एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा 20 मिनट लगेगा ही लगेगा, इतना मान के चलते हैं। अगर बहुत इजी आ गया, बहुत सारी चीजें, वेल एंड गुड, हम तो ये मान के चल रहे इतने अच्छे से, इतने डेप्थ लेवल पे तैयारी चल रही है, अगर कोई बच्चा सीरियस है तो ऑब्वियसली 100% इज गोइंग टू स्कोर, ठीक है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो 9th क्लास को कनेक्ट किया इसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी की बात नहीं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्या मतलब, हमें किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है। देखिए हमें मास, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, और ये हमने डिस्कस भी किया था जब हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को देख रहे थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पे कोई मूवमेंट थोड़ी हो रहा है, ठीक है? ओके, तो आज यहां पे इसको पार्ट 1 को फिनिश करते हैं, और फिर मींस क्योंकि ये सैंपल पेपर्स जल्दी डिस्कस हो जाएंगे, इट विल नॉट टेक टाइम, तो साइंस को कवर करेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो मैथ्स को भी स्टार्ट कर देंगे। यस यस, बिल्कुल श्वेता, यू आर 100% करेक्ट।
ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करते हैं एंड वी विल डिस्कस। अब ये डिस्कशन हो ही गया है, अब ये चलता रहेगा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और फिर से मैं रिमाइंड करा दूं ऐप के लिए, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो में, तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोग को बताइए, ठीक है। डाउनलोड लिंक इस वीडियो में आ जाएगी जब ऐप जो है कंप्लीट हमारा कोर्स सारी कंटेंट रेडी हो जाएंगे, और जो हमारे लाइव बच्चे हैं वो ऐप पे आपको बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाएगा जैसे ही सारी चीजें कंटेंट और बैच सब कुछ रेडी हो जाता है, ठीक है। और आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, कोर्स को शेयर कर सकते हैं, मींस अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें चल रही हैं, ये कोर्सेस चल रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग वो कनेक्ट हो सकते हैं। So that is going to be very exciting having our own app. चलो फिर साइन ऑफ करें। Okay then, stay home, stay safe, goodbye.